वो राय दी है कि बोइंग के विमानों में पिछले कुछ सालों में काफी दिक्कत आ रही है। उनके इंटरनल इश्यूज हैं, उनकी जो मॉडिफिकेशन हुई है वो ठीक नहीं रही हैं। और अगर आपको याद हो, 4-5 साल पहले भी बोइंग 737 मैक्स में काफी सारे चेंजेस आए थे, जिसके कारण एक दो एयर क्रैशेस भी हुए। बट उसको मद्देनजर ना रखते हुए हम सिर्फ आज के एक्सीडेंट के ऊपर आते हैं। इसकी भी एक रिपोर्ट आई थी 2024 में कि 777 और 787 में एक विसल ब्लोअर ने जानकारी दी थी अमेरिका में कि बोइंग शॉर्टकट ले रहा है इस जहाजों को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि डिमांड इतनी है और उनका जो वर्क कल्चर है वो उतने काम नहीं है। मुझे जो भी मैंने पढ़ा था कि स्पेसिफिकली उसमें 777 एंड 787 जो बोइंग के दो जहाज हैं, एक विसल ब्लोअर की रिपोर्ट आई थी 2024। अब स्पेसिफिकली आज के एक्सीडेंट पे आने के लिए सी जो प्रतीत हो रहा है कि इस जहाज में बर्ड हिट हुए हैं, क्योंकि जो डीजीसीए की अभी अभी एक रिपोर्ट निकली है उसमें लिखा है सस्पेक्टेड बर्ड हिट। तो अगर जहाज के दोनों इंजन में बर्ड इंजेस्ट हो गए हैं। एक बार सीधा चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पूरा मतलब सैटेलाइट मैप के जरिए आपको समझाएंगे कि क्या हुआ था। अंकित, हमारे दर्शकों को बताइए, मतलब अभी तक लोग देख तो सब रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन समझाना अपने आप को बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि विमान को आदमी मानता है कि जो एक्सीडेंट रेशो है वो बहुत कम होता है, मार्जिनल होता है, ऐसे में लोग सेफ इसको मानते हैं जरिया। क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, दिखाइए। जी अंजना, ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट ADSB एक सिस्टम होता है जो सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स में होता है। इस बात के लिए होता है कि कोई किसी भी समय पे कोई विमान कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई पे है, कितनी गति से उड़ रहा है, इसकी जानकारी न सिर्फ ATC को बल्कि दूसरे एयरक्राफ्ट को भी मिलता रहे। उसी डेटा का, चूंकि वो डेटा अवेलेबल होता है, उसी डेटा को आज तक की टीम ने प्रोसेस किया है और उसी डेटा के आधार पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी कुछ मिनटों में आखिर हुआ क्या। ये एनिमेशन अगर आप देख सकती हैं, इस एनिमेशन में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बोइंग 737 जब उस समय उड़ रहा था, करीब 425 फीट की ऊंचाई थी। ADSB के हिसाब से 425 फीट की ऊंचाई थी जब वो अपना कंट्रोल खो देता है, पावर ऑफ हो जाती है उसकी, और वो वर्टिकल डिसेंट यानी सीधा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अब इसमें सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है इसमें अंजना कि इस समय इसकी नीचे गिरने की स्पीड है 475 फीट प्रति मिनट और इसकी ऊंचाई है 425 फीट। यानी आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पायलट्स के पास, क्रू के पास 60 सेकेंड का टाइम भी नहीं था रिएक्ट करने के लिए। इतना कम टाइम, इतनी कम हाइट, इस वजह से ना तो वो कंट्रोल कर पाए एयरक्राफ्ट को, ना उनके पास घुमाने का समय था। 11,500 फीट लंबा पूरा का पूरा वो एयर स्ट्रिप है। हम ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि एयरक्राफ्ट पहले पीछे की तरफ गया, पूरे रनवे का इस्तेमाल किया टेक ऑफ से पहले। और अगेन ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, 425 फीट अगर एयरक्राफ्ट सिर्फ ऊंचा है और उसके नीचे गिरने की स्पीड 475 फीट प्रति मिनट है, इससे ये अंदाजा लगता है कि बस कुछ सेकेंड्स का ही वक्त मिल पाया। और उसी कुछ सेकेंड्स में जैसा हमें बताया गया है कि एक मेडे संदेश, SOS संदेश दिया गया ATC को, लेकिन क्रू के पास, पायलट्स के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। कुछ सेकेंड्स का ही समय था रिएक्ट करने के लिए। अंजना, बिल्कुल। और मतलब ये आपने जो बताया है अंकित, एक बार फिर से चाहती हूँ कि आप उस मैप को एक बार फिर से दिखाएं। ये हमने AI जनरेटेड वीडियो भी बनाया है, 425 फीट, और आप बता रहे हैं कि मतलब 50-55 सेकंड मिला और उतनी देर में तो क्रैश हो चुका था। मतलब जो हाइट थी वो इतनी कम थी कि मतलब मुश्किल से 50-55 सेकंड मिला होगा। कैप्टन सुमित सबरवाल के लिए वो कितना मुश्किल वक्त रहा होगा, मतलब इसका हम लोग बस कल्पना कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हम सिग्नल्स की बात करें, 1:30 पे पहला सिग्नल नोट होता है, यानी एयरक्राफ्ट चलने को तैयार है। 1:38 पे आखिरी सिग्नल, यानी जो भी हुआ 1:30 से 1:38 के बीच में हुआ। इसके बाद जब हम इस एनिमेशन पे आते हैं, ये एनिमेशन दिखाता है कि कैसे ये जो आबादी आप देख रही हैं, ये घनी आबादी का क्षेत्र है। कैसे जब अपने रनवे को क्रॉस करके करीब, अगर हम दो तरह की ऊंचाई होती है, एक हम जिसे कहते हैं समुद्र के तल से करीब 625 मीटर ऊंचाई है, लेकिन चूंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट खुद समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर है, तो जमीन से अगर हम नापें तो जमीन से एयरक्राफ्ट करीब 425 फीट ऊंचा था। यानी रनवे से करीब 1 किलोमीटर आगे होगा, जमीन से कोई 425 फीट ऊंचा,
और उस समय अब हम ADS-B डेटा के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट आगे बढ़ना बंद हो गया। अगर एयरक्राफ्ट वहाँ पावर खो देता है तो सिर्फ मोमेंटम पे चलता है, और नीचे की जो स्पीड है, नीचे की स्पीड हम इस ग्राफिक में समझते हैं, नीचे गिरने की स्पीड है 475 फीट प्रति मिनट। ये डेटा आ रहा है उसी ADS-B रिसीवर के थ्रू जो कि एयरपोर्ट पे लगा हुआ है, जिसे हमने एनालाइज किया है। यानी नीचे गिरने की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है इसकी ऊंचाई से। अगर ये एयरक्राफ्ट शायद कुछ हज़ार फीट 25-30 हज़ार फीट ऊंचा होता तो शायद क्रू के पास ज़्यादा समय होता, लेकिन इस केस में हम कह सकते हैं कि सिर्फ 425 फीट ज़मीन से ऊंचा और गिरने की स्पीड उससे भी ज़्यादा 475 फीट प्रति मिनट। यानी क्रू के पास, पायलट के पास बहुत ही कुछ सेकेंड्स का समय, उतने कम समय में पायलट क्रू शायद ही कुछ और कर सकते थे। अंजना, बिल्कुल, और इसीलिए एम मार्शल श्रीवास्तव आपसे जानकारी लेते हुए, मतलब इतना कम टाइम था तो ऐसे में तो कुछ मुमकिन ही नहीं था। अंजना जी, अगर उनके पास इंजन सीज हो गए हैं दोनों, तो उनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं है। वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्पीड टेक ऑफ वाली स्पीड है जो कम मानी जाती है। क्रूज कर नहीं रहे हैं। अगर वाकई टाइम थोड़ा ज्यादा होता, मतलब मान लीजिए बहुत ज्यादा ऊंचाई रहती और अगर स्पीड ज्यादा होती, हाँ, टाइम ज्यादा होता तो अगर इंजन मान लो सीज करता तो रीलाइट करने की कोशिश कर सकते थे। वो इंजन को रीलाइट किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है इंजन को रीलाइट करने। अगर दोनों नहीं होते तो एक हो जाता है, फिर भी आपको टाइम मिलता है। लेकिन इस केस में आप अनकंट्रोल्ड डिसेंट जिसको बोलते हैं ना, आप कुछ नहीं कर सकते, पत्थर की तरह आपका जहाज गिर रहा है। तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, मेडे मेडे मेडे, जो उन्होंने किया। और थोड़ा बहुत जो मैनेवरिटी थी उनके पास थी, उसको लेकर के उन्होंने जितनी खाली जगह पहुंचा सकते थे पहुंचाया। तो सवाल ये उठता है, अब जब सबसे बड़ा सवाल पूरे देश में हो रहा होगा, आखिर ये दुर्घटना हुई क्यों? अगर ये जहाज, मैं आपको बता दूं, कोई भी आए, एयरलाइंस rating.com करके होता है, तो जितने भी टॉप की एयरलाइंस हैं, चाहे वो इस बार साउथ कोरियन एयरलाइंस को मिला है। आप पूरी कीजिएगा बात सर। राजीव प्रताप रूडी जो कि खुद भी एक पायलट है, वो क्या कह रहे हैं इस हादसे पे, सुनिए। ये बड़ा कठिन होगा, ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। और ये विमान 787 ड्रीमलाइनर है, जो अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान माना जाता है और जिसकी क्षमता एक बार उड़ान भरने के बाद 12 से 14 घंटा तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और ये उड़ान अहमदाबाद से लंदन के लिए था, तो स्वाभाविक तौर से कम 80 से 90 टन ईंधन इस विमान में ज़रूर होगा। और जब विमान इस परिस्थिति में, जो भी कारण हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि कारण क्या था, लेकिन निश्चित रूप से जांच के बाद ही। तो राजीव प्रताप रूडी भी यही बता रहे हैं कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन सबके मन में जो भारी स्थिति आ रही है वो यही है कि अगर आपके पास इतना ज्यादा, मतलब आपके पास 1.25 लाख लीटर से ज्यादा आपके पास है ईंधन, जो कि इतना ज्वलंतशील है, तो जैसे डिसेंट हुआ उसके बाद से तो 55 सेकंड लगे होंगे मुश्किल से, और वो नीचे में, और इतना भयावह आग लग गई। एक और चीज होती है, ये ज्वलनशील ही नहीं था, इसकी ऑक्टेन वैल्यू हाई होती है। ऑक्टेन वैल्यू हाई होने का मतलब ये बहुत एनर्जी दे सकता है। इसलिए इतना ईंधन हो और जिसके अंदर इतनी ताकत हो, इतनी एनर्जी हो, आप समझ सकते हैं किस तरह का भयावह दृश्य होगा। लेकिन जो बात आपने पूछी थी, आखिर ये गिरा क्यों, ये अपने आप में आपको बता दें, एयरलाइंस भी बहुत हमारी सक्षम है, उसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। एक कहते हैं रेटिंग में होता है 7/7, एयर इंडिया को 7/7 मिला हुआ है इन सब चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया की सेफ्टी रेटिंग खराब है, और ये सारे एयरलाइंस में है। चाहे आप कोरियन एयरलाइंस देख लीजिए, चाहे आप कतर एयरलाइंस देख लीजिए, चाहे यूनाइटेड एयरलाइंस देख लीजिए, ये जहाज़ सारे मेजर एयरलाइंस में है और इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इसमें जो इंजन लगा हुआ है, जी का जो इंजन लगा हुआ है, हमारे वाले में जी इंजन है, वो बहुत ही अच्छा है। तो इसका मतलब जी भी, इंजन भी अच्छा है। अगर इंजन भी अच्छा है, आपका जहाज भी अच्छा है, और जो आपने बताई थी थर्मल बैटरी वाली, जो लिथियम आयन बैटरी की बात हो रही थी, वो समस्या का समाधान निकाल लिया गया था। उसमें हीटिंग की एक प्रॉब्लम थी, तो कूलिंग फिन्स लगा दिए गए थे, तो वो उस समस्या का उसके बाद दोबारा कोई वो नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ। तो जहाँ तक सवाल है बैटरी का, बैटरी भी सुरक्षित थी। और बाकी सिस्टम्स में कुछ इसमें आई थी क्वालिटेटिव लेवल पे, बोइंग कंपनी को लेकर के हुआ था, लेकिन वो फ्यूजलाज में जो आप उसका परफेक्ट अलाइनमेंट करते हैं वेरियस पार्ट्स का, उसको लेकर कुछ बातें हुई थी। वो क्वालिटी इश्यूज थे जिसको बोइंग ने अभी आप देखिएगा,
मैं जैसा देख रहा हूँ ट्विटर वगैरह पर आ रहा है, एक्स पे आ रहा है कि शायद इसका शेयर इमीडिएटली आफ्टर दिस 8% गिर गया है बोइंग का। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। बोइंग का भी जितना हमारी रिसर्च बता रही है अब तक का सबसे भयावह एक्सीडेंट, सबसे भयावह नहीं हमने, मैं आपको बता रहा हूँ अंजना जी, मैं 50 साल से हूँ इस एविएशन में, इतना हमने नहीं देखा। जैसे लैंडिंग के टाइम में होते हुए कुछ घटनाएं हुई हैं, आपने ओवर शूट किया है, ये किया, अंडर शूट किया, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन टेक ऑफ के टाइम में इस तरह की घटना 1 मिनट के बाद, जबकि आप टेक ऑफ में दैट इज अ पॉइंट ऑफ चेक कि आपने एयरक्राफ्ट को चेक करते हैं कि फुली सर्विसेबल है कि नहीं है, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। तब जब पायलट संतुष्ट होता है तभी टेक ऑफ करता है। तो टेक ऑफ किया, इसका मतलब पायलट अपनी तरफ से पूरी तरह से संतुष्ट था कि मेरा जहाज ठीक है। और एक बात उठती है बीच बीच में, मैं सुन रहा हूँ कहीं कहीं से मीडिया में आ रही है कि सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात जो होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बहुत चेकलिस्ट होती है, उसको देखकर ही कैप्टन टेक ऑफ करता है। तो उस तरह की बातें, उसकी संभावनाएं बहुत एक तरीके से जीरो ही समझिए, उस संभावना पर हम विचार नहीं कर सकते हैं। तो अब कैसा होगा उसका पता तभी चलेगा जब आप एनालाइज करेंगे, आप अपने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स को लेकर के, जो उस वक्त ऑडियो तो ज़्यादा इसमें है नहीं क्योंकि कोई बातचीत ज़्यादा हुई नहीं है, तो उससे पता चलेगा किस पैरामीटर को क्या परेशानी हुई, क्यों ऐसा हुआ, और हम पूरी तरह पता लगा लेंगे। उसके बाद नेचुरली अगर ऐसी कोई चीज़ है जो टेक्निकल उससे संबंधित है, तो ज़रूर उसको ठीक कर लिया जाएगा। एविएशन इसी तरह आगे ज़्यादा और ज़्यादा सुरक्षित होता गया। बिल्कुल बिल्कुल। एयर मार्शल संजीव कपूर, आपका टेक इस पर सर कि कैसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा? हमारे साथ सिवात साहब जुड़े हुए हैं लगातार। एयर कमोडोर, मैं आपसे ही पूछना चाह रही हूँ क्योंकि बोइंग 787 को लेकर जो चर्चा यहाँ पर भी हो रही थी और इसके बारे में जानकारी वो भी दे रहे थे। ब्रजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं वहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू पहुँच चुके हैं। ये वो हिस्सा है और यहाँ पर भी अब ये भी मतलब अजीब परिस्थिति बनी है सर, टेबल प्लेट ग्लास सब दिख रहा है और मतलब ट्रैजिक, मतलब बहुत क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हृदय विदारक, बहुत बस संवेदना व्यक्त कर सकते, हम समझ नहीं आ रहा कि किन शब्दों में व्यक्त करें। ये बात सच है। बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए गए थे, माँ बाप, दिस होल सोसाइटी इज कनेक्टेड, इट्स अ ह्यूज इशू, ह्यूज इशू। मुश्किल है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप लगातार खबर बता रहे हैं लेकिन कुछ जो ट्रेजेडी है, जो हादसा है, उसको शब्दों में कौन कैसे बयां कर सकता है। मतलब अथाह दर्द है, मतलब जिसको आप कहते हैं पाताल हो शोक का, जैसे आज पूरा ये इलाका और हर परिवार जो इस त्रासदी से आज जुड़ा हो, उसकी कल्पना कीजिए बस कि किस तरह से उनके लिए आगे जिंदगी जैसे पहाड़ बन जाएगा।